प्यारे बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट निकला हुआ है उसका चौथा पार्ट लेके आया हूँ मैथ का। इसके पहले 3 पार्ट मैं बता दिया हूँ, जिसमें 25-25 क्वेश्चन 3 बार बताया हूँ 1 to 75। आज 76 नंबर क्वेश्चन से हमको बताना है, तो आप 76 नंबर क्वेश्चन से देखिए। और अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो तब। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आपका बन जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप इत्मीनान से बढ़िया से मन लगा कर देखिए। वीडियो भगा भगा कर मत देखिए। सिर्फ एक बार आप लोग देख लेते हो, थोड़ा सा हो गया, उससे कुछ होने जाने को नहीं है ना। तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि 3 निष्पक्ष सीखों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम चीत मतलब हेड एक चीत आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो एक वृक्ष बनाइए कि पहले बार में आप सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। फिर दूसरे बार में हेड टेल में से कोई एक आएगा। पहले बार में टेल आएगा तो दूसरे बार में हेड या टेल आएगा। फिर तीसरे बार का आपको बनाना पड़ेगा। फिर तीसरे बार में हर एक ब्रांच पर हेड या टेल आएगा। देखिए, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। आप क्या करना है आपको, जैसे आप वृक्ष से फल तोड़ते हो तो ये समझो कि लास्ट में फल लगा हुआ है, इसको तोड़ना है। तो 3 सिक्कों को एक बार आप उछालते हैं तो क्या आएगा, तो इस फल को तोड़ लीजिएगा जड़ से आके तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले बार में हेड, दूसरे बार में हेड, तीसरे बार में हेड, ऐसे तोड़ना है ना। तो एक आप ये इनका एक समूह बना लीजिए, एक सेट बना लीजिए। सेट में पहला बार में क्या आ रहा है, हेड हेड हेड, तो लिखेंगे हेड हेड हेड। पहला का भी हेड, दूसरा का भी हेड, तीसरा का भी हेड। फिर हेड हेड टेल, देखिए ऐसे चलना है, जड़ से चलना है ना। तो हेड हेड टेल। फिर अब आपको इसको तोड़ना है, तो क्या तोड़िएगा, हेड टेल हेड। देखिए, हेड टेल हेड। अब आपको इसको तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़िएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। देखिए, 4 फल मैंने तोड़ लिया। अब इसको तोड़ने के लिए फिर आपको यहां से आना पड़ेगा, टेल हेड हेड। ये जो सीख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है। टेल हेड हेड। अब आपको इसको तोड़ना है, तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब आपको इसको तोड़ना है, तो टेल टेल हेड। देखिए, टेल टेल हेड। अब ये लास्ट वाला फल लगा हुआ है, तो फिर कैसे तोड़िएगा, टेल टेल टेल। अब देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को एक बार उछालिए। परिणाम देखो, पहले एक बार में 2 परिणाम आने की चांस है, 2 में कोई एक। अब आप 2 बार की, एक बार कीजिएगा तो 1 पावर,
2 बार कीजिएगा तो 2 पावर, 3 बार कीजिएगा तो 3 पावर, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 परिणाम आने की संभावना है। 8 में कोई एक आएगा, है ना। तो 2 बार करते हैं तो 4 में कोई एक आता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एस, है ना। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आया। अब नंबर ऑफ एस का मतलब टोटल परिणाम कितना आया, तो नंबर ऑफ एस मेरा 8 आ गया। ये टोटल संभव परिणाम है। अब देखना है कि किसकी प्रायिकता निकालना है। कम से कम एक चित, मतलब एक हेड, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। तो देखिए हमको एक चाहिए, इसमें 3 है रहेगा, कम से कम एक होना चाहिए। एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सब में है, एकमात्र इसमें नहीं है ना। तो आपको कम से कम एक चित जो है 7 बार आ रहा है। 3 बार आए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो जिस घटना की प्रायिकता निकालना है, कम से कम एक चित की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए जिस घटना की प्रायिकता निकालना रहता है, जैसे ई की प्रायिकता निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो हमको कम से कम एक चित निकालना है, तो जिसकी प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या ऊपर, तो चित कम से कम एक चित की संख्या 7 है और टोटल जो रहता है वो 8 है। तो आंसर यही होगा, ये हो गया। जिसकी प्रायिकता निकालना है वो 7 है, टोटल संभव परिणाम 8 है, तो ये 7/8 आपको बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आंसर होगा। बनाइएगा कैसे 2 नंबर में, 2 नंबर में ही लिखना है, कम से कम एक चित आएगा की प्रायिकता कितना हो गया, ये ब्रैकेट घेर दिया, पी लिख दिया, प्रायिकता हो गया। देखो जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ब्रैकेट में लिख दो और उसके पहले पी लगा दो, इसका हो गया मतलब कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो चित कम से कम एक 7 गो है, टोटल 8 गो है, 7/8 है सर। ये 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ये सारी बातें आप बनाइएगा तो बढ़िया रहे। चलिए 1 नंबर में तो आंसर आ ही गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, इसमें बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो देखिए एक पासे को एक बार फेंकिएगा तो आपको ये जो है संभव परिणाम को हम लोग एस लिखते हैं, टोटल जो संभव परिणाम है उसके सेट को हम लोग एस लिखते हैं। क्या क्या आएगा अंदर लिख देना है। एक पासे को एक बार फेंकिएगा तो 6 में से कोई एक परिणाम आएगा, कोई एक आएगा, ये मतलब नंबर ऑफ एस 6 है। लेकिन आपसे पूछा है 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासे को एक बार फेंकिएगा तो गारंटी है कि 8 से छोटी संख्या ही आएगा, निश्चित है। देखिए या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो ये गारंटी है कि 8 से छोटी संख्या ही आएगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आप याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए 1 होगा। आप कोई पूछेगा क्यों, तो निश्चित घटना है, 8 से छोटी ही आएगी। नहीं तो बनाना है तो बैठ के बनाइएगा, P बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S, और 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है, तो 8 से छोटी संख्या
प्राप्त होगी की प्रायिकता, तो 8 से छोटी 6 संख्या है, 6/6 1 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह मेरा ये आंसर हो जाएगा 77 में। चलिए यहां देखिए 78 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 होती है, नहीं तो 0 से बड़ी होती है, और याद रखना है 1 होती है, नहीं तो 1 से छोटी होती है। तो 0 से बड़ा मतलब प्रायिकता माइनस में आए तो नहीं होगी। तो यहां देखिए ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, हो सकती है। ये 20% का मतलब है कि 20/100। देख बाबू ऊपर अगर कम रहे, अंश अगर कम रहे हर से, तो 1 से छोटी है। अगर छोटा है ऊपर संख्या, ऊपर वाला जो अंश है वो छोटा है, इसका मतलब वो अंश 1 से छोटा है। अगर बराबर है, जैसे 20/20 रहता, अगर 20/20 है बराबर है तो 1 के बराबर है। अगर बड़ा है, जैसे यहां ऊपर बड़ा है ना, जैसे लिख दिया ऊपर बड़ा है 21 बड़ा है, तो बड़ा होगा, ये ध्यान रखना 1 से बड़ा होगा। अगर अंश और हर बराबर है तो मान 1 होगा। अगर अंश छोटा है तो मान 1 से छोटा होगा। अंश बड़ा है तो मान 1 से बड़ा होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 का मतलब 20/100 है, तो ये छोटा है, ऊपर 20 छोटा है, इसलिए मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा चलेगा। 0 से बड़ा 1 से छोटा चलेगा, यह भी हो सकता है। डी देखिए ये 5 छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा है, प्लस में है तो 0 से बड़ा है, तो यह भी घटना की प्रायिकता हो सकता है। यहां देखिए सी में यही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर बड़ा है और ऊपर बड़ा है 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, तो प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर ये होगा। हमेशा एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बोला है घटना ई की प्रायिकता 1/9 है। देखिए घटना ई की प्रायिकता 1/9 है, ई डैश का मतलब ई नहीं की प्रायिकता। तो देखिए नहीं की प्रायिकता अगर निकालना हो, देखो किसी घटना की प्रायिकता और उसके पूरक की प्रायिकता मतलब नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिला के 1 होता है। तो है दिया रहे नहीं पूछे, नहीं दिया रहे है पूछे, 1 में से घटा लीजिए। तो 1 में से इसको घटा लेंगे, तो 1 माइनस 1/9। अब घटा लो, भिन्न का जोड़ घटाओ कर लो, तो डायरेक्ट काम कर सकते हो। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घट जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जैसे ऐसे दिया रहे तो आप क्या करो कि ऐसे दिया है तो आप 7×5 35, 35 में से 2 घटा लो, 33/5 हो जाए, ये तरीका है। नहीं तो भिन्न के घटाओ करो, 9 एकम 9, 9 कट गया, 1 बचा, 8/9 आंसर हो जाए। तो इसका आंसर 8/9 होगा, 79 का आंसर बी। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक थैला में 9 लाल गेंद, 10 हरा गेंद, 7 सफेद गेंद है। कुल गेंद जो है, ये कुल गेंद आपका ये जोड़ लेंगे। प्रायिकता जब भी निकालो तो कुल निकालो, नंबर ऑफ एस निकालो, तो जोड़ोगे 9 10 7 मने में जोड़ो, ये 9 10 19 7 26 गेंद हो गया। उसमें से एक गेंद यादरी छया निकाला जाता है, तो ना लाल ना सफेद, तो ना लाल
ना सफेद, मतलब हरा की प्रायिकता पूछा है, न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता पूछा है। इसका मतलब न लाल हो, न हरा हो, सॉरी न सफेद हो, इसका मतलब हरा की प्रायिकता पूछा है। तो हरा देखिए जल्दी बनाने के लिए, हरा जो है 10 है, टोटल आपका 26 है ना। तो काट लीजिए 2 से 5 बार में, 2 से 13 बार में, 5/13 आंसर। तो इसलिए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। अगर आपको बढ़िया से बनाना है, 2 नंबर के लिए बनाना है, तो आराम से आप नंबर ऑफ ई, तो न लाल न सफेद मतलब 10 हो गया, है ना। आप लिख दीजिएगा कि P बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। अब 10 ऊपर और टोटल 26 है ना। 2 × 10, 2 से 13 बार में, 5/13 आंसर। प्रायिकता बाबू देखो निकालने का तरीका है कि जिसकी प्रायिकता पूछे उसकी संख्या ऊपर, टोटल संभव परिणाम नीचे, बस कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है। आराम से, जैसे न लाल न सफेद का पूछा है, हरा 10, टोटल 26, 10/26 काट लिया, आंसर आ गया। 80 का आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए देखिए, यहां बोला है कि 3√2 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा देखिए, भुजा आपको 3√2 दिया है ना, 3√2 दिया है, तो 3√2 यहाँ स्क्वायर है, तो आप 2 बार लिख दो ऐसे, है ना, ऐसे लिख दो। और क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर तो होना ही होना है, cm है तो cm स्क्वायर। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 3 से 3 में गुना होगा 9 हो जाएगा, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, और 9 किसी चीज से कटने वाला नहीं है, तो ये 9√3 हो जाएगा, है ना। नीचे अभी 4 है, और √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2 गो सेम रूट वाला होता है, तो रूट भगा दिया जाता है, या √4 लिखिएगा तो फिर उसका रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, तो √2 से √2 में गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 4 कट गया 2 बार में, 9/2 √3 cm स्क्वायर। ये आंसर देख लीजिए ए में दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए आपसे पूछा है कि D1 और D2 विकर्ण वाली समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब होता है 4 × 1 भुजा। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो ये होता है 4 × 1 भुजा। चार गुने एक भुजा, तो आपको एक भुजा इसमें नहीं दिया है, इसमें विकर्ण दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आप समचतुर्भुज का एक भुजा निकालिए, और एक भुजा जब आ जाएगा तब जाके आप परिमाप निकालिएगा। तो देखिए समचतुर्भुज का
एक भुजा निकालने का सूत्र है। समचतुर्भुज का एक भुजा बराबर होता है 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये होता है। तो अब आपको एक भुजा का ये सूत्र होता है। तो एक भुजा का, जब एक भुजा आपसे निकल गया, तो एक भुजा जब निकल गया तो समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लीजिए। तो समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र लिखेंगे, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने एक भुजा, तो 4 और एक भुजा आपको आया है 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब ये कट गया, आंसर आ गया आपका 2 इंटू रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसलिए आंसर इसका आपको सी होगा। ये समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र है, याद रखना है समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और उसका व्यास बोला है। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग को उसको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना चाहिए, तो वो दे दिया है। मैं ऑब्जेक्टिव है, मात्रक नहीं लिख रहा हूं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बेवजह समय बर्बाद होगा आपका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो ये हो जाएगा 154 cm²। छोड़ दीजिएगा। अब यहां से आपको पहले r मिलेगा, पाई का मान 22/7 होता है, r² होता है 154 cm²। देखिए, अब आपको पहले r² निकालना है, तो r² रह जाएगा, बाकी जो ऊपर होगा नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा। 7 नीचे है, दूसरे तरफ गया तो ऊपर हो गया। 4 और 22 ऊपर है, गुना में है तो भागा में हो जाएगा, जो भागा में है वो गुना में हो गया। तो यहाँ 7 भागा में है, इधर आया तो गुना में हो गया। 4 और 22 गुना में है, तो इधर RHS में जब आएंगे तो भागा में हो जाएगा। यही है नियम जल्दी बनाने का। अब काटिए, 22 से 7 बार में कट जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। ये 7 सते 49 बटे क्या हो गया 4 cm²। तो देखिए, आप 49 का वर्गमूल 7 जानते हो, 4 का वर्गमूल 2 जानते हो, और cm² का वर्गमूल cm, है ना। तो r निकल गया, लेकिन आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास का सूत्र होता है 2r। तो अब r आपको निकल गया है 2, r का मान है 7/2 cm, 2 से 2 कट गया, 7 आंसर हो गया। इसलिए 7 देख लीजिए, 83 में 7 आपको ए में दिया है, ये ए में दिया है, इसलिए 83 का आंसर ए होगा। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर, एक बार बढ़िया से आप मिला लीजिएगा, गुना भागा बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 84।
देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आराम से आप बनाइएगा, गुन्ना भागा जरूर मिलाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि टीचर जो बना रहा है वो गुन्ना भागा सही कर रहा है, टीचर मेथड बताता है, बाकी आपको गुन्ना भागा करना है। इसलिए गुन्ना भागा आप ढंग से ध्यान दीजिएगा, हमारा काम है मेथड बनाना। चलिए यहां पर बोला है कि r/4 त्रिज्या, मतलब r बराबर r/4 दिया है और 4l त्रियक ऊंचाई, शंकु में त्रियक ऊंचाई को l बोलते हैं, तो l बराबर दिया है 4l। मतलब शंकु के सूत्र में हम लोग को r चाहिए और l चाहिए, तो r बराबर r/4 दिया है और l बराबर 4l दिया है और बोला है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r इंटू l प्लस r, ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। आंसर पाई में ही दिया है, इसलिए हम लोग पाई को पाइये रहने देंगे और r का मान आपको r/4 दिया है और l की जगह पर 4l दिया है, r की जगह पर r/4 दिया है। अब इशू को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम ये हर एक आंसर में r बाहर दिया हुआ है, पाई बाहर दिया है, तो ना हम पाई को ले जाएंगे ना r को ले जाएंगे, ले जाएंगे नीचे 4 को। तो 4 को जब आप यहां लेके जाओगे तो ये 4/4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा। तो ध्यान देना है, तो पाई r रहेगा 4l/4 हो जाएगा, r/16 हो जाएगा। 4 से 4 तो कट गया, मेरा आंसर आया पाई r इंटू l प्लस r/16। ये जो आंसर आपको बी में दिखाई दे रहा है, तो 84 का आंसर बी हो जाएगा, बी में आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है, इसका आयतन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो घन का एक भुजा का सूत्र होता है क्षेत्रफल से, देखिए घन का एक भुजा का सूत्र होता है √अंडर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 6, ये सूत्र है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से एक भुजा निकालने का फॉर्मूला है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 486 cm² बाई 6। अब 6 से आप इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 × 48, 6 एकम 6, 81 बार में। तो 81 का अब वर्गमूल निकालिएगा तो 9 cm² का वर्गमूल cm हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है ना। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा Q, भुजा Q मतलब 9 cm का Q, इस पर Q लगाना है। तो आप 9 का Q कीजिएगा तो 9 से 9 में, फिर 9 में मतलब 9 × 9 × 9 ये करना है cm3, गुना कीजिए 729 cm3 आएगा। तो 729 ये डी में दिया हुआ है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है
कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, है ना। तो दो ठो बेलन है तो दोनों का सूत्र यही होगा, लेकिन आर की जगह पर R1 लगाऊंगा पहले वाला में, दूसरे वाला में आर की जगह पर R2 लगाऊंगा, लेकिन H में H1 H2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऊंचाई बराबर है। देखो समान ऊंचाई के, तो H रहेगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है। तो आप इसे H से H काट दो, 2π से 2π काट दो, तो आपको मिलेगा R1/R2 5/3। अब बोला है इनके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का मतलब हो गया आयतनों का अनुपात। तो आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो H में मैं नहीं लगाऊंगा 1 2, लेकिन R में तो लगाना है, ये लगाना है। R2 का स्क्वायर इंटू H, पाई से पाई कट गया, H से H कट गया, R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, और R1 R2 आपको मालूम है ये 5/3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5×5 = 3 9, तो 25:9 आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपको ए में दिया हुआ है, तो इसलिए 86 का आंसर देख लीजिए, 86 का आंसर ए हो जाएगा आपका। एटी 87, यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए एक बेलन है और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है, तो जब व्यास समान है इसका मतलब त्रिज्या समान है, ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। आयतन का अनुपात पूछा है। देखिए व्यास और ऊंचाई दोनों समान है, तो व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। तो आयतन का, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, शंकु में होता है 1/3 πr²h। तो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में r में 1 2 लगाया था, इसमें 1 2 नहीं लगाऊंगा क्योंकि व्यास समान है तो त्रिज्या समान है। उसमें भी ऊंचाई में 1 2 नहीं लगाया था क्योंकि समान था, इसमें भी समान है। तो अब ये कट गया, पूरा से पूरा कट गया। अब 1/3 है तो ये उलट जाएगा 3/, क्योंकि देखिए यहां पर है, ऊपर आया 1, नीचे 1/3 है, भागा को गुना बदलिएगा तो 3/1 आ जाएगा, गुना कीजिएगा 3 एकम 3/1, अनुपात में पूछा है 3:1 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो 3:1 आपको बी में दिया हुआ है, इसलिए 87 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 88 में बोला है आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई गई है ना। तो R अनुपात R1 का निकालना है। तो देखिए पिघलाकर जब बनाया जाता है ना, तो कोई चीज, जैसे आप एक सोने के चैन को पिघलाकर 5 आप कानबाली बनवा लो, तो एक चैन का आयतन, माने एक चैन में जितना
सोना समाया होगा उतना 5 कान बाली में समाया होगा, मतलब दोनों को आयतन सेम होगा। तो आर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाले 27 गोला बनाया गया है। तो एक गोले का आयतन इस 27 गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब आर त्रिज्या वाली एक गोले का आयतन, मतलब एक गोले को पिघलाकर 27 गोला बनाया गया है। 27, तो आर त्रिज्या वाले 27 गोले के आयतन के बराबर होगा। R1, गलती से आर बोला गया है, R1 त्रिज्या वाले 27 गोले का आयतन ये बराबर होगा। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू की जगह पर बड़ा आर लगाएंगे। इसमें 27 गोला है तो 27 रहेगा। इसका भी आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई और आर क्यू, तो आर की जगह पर R1 का क्यू। अब आप गुना में रहता है तो सेम चीज दोनों तरफ कट जाएगा। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। और आपको R और R1 का अनुपात निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ RQ ऊपर कर दो और इसको R1 को यहां नीचे ला दो। तो ये R1 का Q हो जाएगा, इधर 27 हो जाएगा। अनुपात का जहां तक बात है तो 27 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देखो इधर का 3 हटेगा, Q है तो घन हटता है तो घनमूल लगता है। तो R/R1 बराबर होगा इसका, चाहे एक काम ऐसे भी कर सकते हो, इधर 3 पावर है तो दोनों तरफ 3 पावर कर दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R/R1 का Q, 27 है, 1 है तो 3/1 का Q। दोनों तरफ घात बराबर है, खत्म हो गया। तो आपको आ गया R/R1 बराबर 3/1, मतलब R और R1 का अनुपात 3:1 हो गया, जो आपको आंसर ए में दिया हुआ है। इसलिए 88 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 88 का आंसर ए हो जाएगा। और ये तो कोई बना सकता है, मैं इस पर वीडियो 2-3 वीडियो डाला हूं, आप जाके देख सकते हो, है ना। दिया है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। याद रखना, बताया हूं कि त्रिभुज में समरूप त्रिभुज दिया हो, वृत्त दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो। समरूप त्रिभुज हो या वृत्त हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, कुछों का अनुपात पूछे तो वर्गमूल निकाल लेना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल दिया है, आप भुजा का अनुपात पूछा है, कुछ भी पूछे, भुजा का अनुपात पूछा है, पूछने दो, काम है पूछना। हम लोग काम है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो देखिए मतलब 2891121 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये 17 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा। ये रट जाना, क्षेत्रफल दिया हो, कुछ भी पूछे उसका वर्गमूल निकालो। ये तो एग्जाम में रहना ही रहना है ऐसा क्वेश्चन। ए में दिया है, 89 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 90, देखिए 2 त्रिभुज समरूप हो दिया है,
है ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। बी का वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू पूछा है। तो देखिए त्रिभुज में अगर दो कोण मालूम हो, तीसरा निकालने के लिए 180 में से घटा लीजिएगा ये दोनों को जोड़कर। तो देखिए ये आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज जब समरूप होता है ना तो संगत कोण बराबर होता है। तो ए बराबर हो जाएगा डी के, बी बराबर हो जाएगा ई के, और सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण बराबर पहला वाला के, दूसरा वाला के, है ना, तीसरा वाला, यही संगत कोण है। तो अब देखिए आपको b का मान दिया हुआ है, यहां पर b का मान 47 है ना। तो b का मान 47 दिया हुआ है आपको। तो देखिए b 47 है तो e भी 47 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए f दिया है 53। तो जब f 53 दिया हुआ है तो देखिए c भी 53 हो जाएगा। f के मतलब मिला तो c भी मिल गया। अब आपको d पूछा है तो जब d निकल जाएगा तो a भी निकल सकता है। तो देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 होता है तो ये दो कोण का जो निकाल के और 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण हमको निकल जाएगा। तो आप क्या करो कि 47 और 53 को जोड़ लो, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 100 डिग्री आ गया। तो कोण डी निकालना है तो 180 में से 100 माइनस कर लो, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 80 डिग्री देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन में 80 डिग्री ए में है, इसलिए 90 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सब इजी है। आप लोग ज्यामिति से भागते हो, भागिए नहीं। देखिए आप थेल्स पढ़ में पढ़े होंगे कि दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी के। तो थेल्स पर में आप पढ़े होंगे ये त्रिभुज है ना, ये ए बी सी है, इसमें डी जो रेखा है ये समांतर है बी सी के। तो थेल्स पर में बताया है कि त्रिभुज के दो भुजाओं जो दिया हुआ है, अगर दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड अगर तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो जो रेखाखंड है उस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि आपको ये डी समांतर दिया हुआ है बीसी के, तो थेल्स पर में बोला है कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ईसी का। ये भगवान भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रोक सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आना है तो आना है। अब देखिए आपको एडी बटे डीबी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 बटे 3। यहां देखिए ये एडी बटे डीबी का वैल्यू दिया है 1.5 बटे 3 और ए का वैल्यू 1 सीएम दिया है, इसी का वैल्यू पूछा है। तो ए की जगह पर हम 1 सीएम लिख देंगे और इसी को उसी तरह रहने देंगे। अब अपना मैथ बनाएंगे हम लोग। आप चाहो तो दशमलव हटा दो तो ये 15 बटे 30 हो जाएगा। 1 सीएम बटे इसी हो जाएगा, 15 से कट गया, 15 कम 15, 15 दूना 30,
तिरछा तिरछी गुना कर लो, इसी बराबर देखो तिरछा तिरछी गुना करो, इसी से 1 में तो इसी हो जाएगा, 2 से 1 में करो तो 2 cm हो जाएगा आपका आंसर। 2 cm आंसर सी में दिया हुआ है, इसलिए 91 का आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए एक बात बता दूं आपको कि कभी भी त्रिभुज में 3 ठो भुजा दिया रहे, एग्जाम में 3 भुजा दिया रहे और बड़ी भुजा के सामने का कोण पूछे, बेहिचक आप 90 डिग्री लिख के आ जाना। मैं चैलेंज करता हूं कि सही ही होगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसा देता है कि 3 भुजा दिया रहेगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण पूछे तब। ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो देखो सबसे बड़ी भुजा इसमें 12 cm है, तो बीसी के सामने का कोण ए होता है। देखिए तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये पाइथागोरस के विलोम से। तो 90 डिग्री मेरा ए में दिया हुआ है, एकदम सीधे लिख के आना, ये ट्रिक है। बाकी विशेष है कि देखना 2 गो छोटा भुजा का स्क्वायर करेगा ना, जोड़ेगा ना, तो बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तुम करके देख लेना, तो उतना समय बर्बाद मत करना। सीधा सीधी है कि 3 भुजा दिया रहे और बड़ी भुजा के सामने का कोण पूछेगा, तो बेहिचक आप 90 लिख के आइएगा। गारंटी मैं ले रहा हूं कि सही होगा, वहीं कहीं दो मत नहीं है। चलिए ये 93 जो है ना आपके किताब से, ये ऐच्छिक पार्ट का क्वेश्चन है, 6 लेसन का, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है कि त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। ध्यान दीजिए, आप लोग तो पढ़वे नहीं करते हो, पढ़ो, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। ABC में AD, देखो AD कोण BAC मतलब कोण A का समद्विभाजक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहे तो आप याद रखना AB बटे AC बराबर होता है BD बटे DC के। ये सूत्र है, इसको रट के रखना है। जब त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक दे दे तो आप भुजा का अनुपात जो होता है उस समद्विभाजक का जो आधार होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। आधार को जो 2 भाग में बांटा रहे, तो आपको हो जाएगा यहां पर AB, मतलब एकदम आंख मूंद के ये क्वेश्चन याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो AB बटे AC बराबर हो जाएगा BD बटे DC के। अब इसमें किसी का मान दिया होगा, देखिए AB का मान दिया है तो AB की जगह पर BD का मान दिया है, DC का मान दिया है, AC का मान पूछा है, तो मान डाल दो, जिसका जो मान दिया है डाल दो, गुना भागा कर लो। तो AB की जगह पर 8 रख दो, 8 सेमी रख दो। AC की जगह पर देखो AB बटे AC है, तो आप AB की जगह पर 8 और AC का मान देख लीजिए, AC का मान पूछा है तो AC चुपचाप रहेगा, है ना। फिर आपको BD का मान दिया हुआ है, देखो BD 6 cm, DC का मान दिया है 3 सेमी, मान डाल दो। तो BD की जगह पर आप 6 सेमी रख दो और DC की जगह पर 3 सेमी, काट लो, गुना कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप चाहो तो यहीं पर काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो, AC से 1 में गुना कर लो तो AC आ जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 4 से गुना कर लो 4 आ जाएगा। तो AC बराबर मेरा 4 cm आंसर। तो देख लो
ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, दिया है कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए बराबर है ई के, बी बराबर है एफ के। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है, और त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो बोला है कि दो ठो कोण बराबर है तो कौन सही नहीं है, नहीं खोजना है। तो देखिए, जब दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी, डी ई एफ के नहीं, डी ई एफ के नहीं। संगत कोण देखना, देखो ए का संगत ई है, ध्यान दीजिए, ए का संगत ई है। तो पहले एबीसी में पहले आप ए लिखे हो तो इस त्रिभुज में पहले ई लिखेंगे, ध्यान रखना है ना। अब देखिए, बी का संगत एफ होगा, तो आप इसमें बी 2 नंबर पर लिखे हो, तो इसमें भी बी का जो संगतिया है इसको 2 नंबर में लिखना है। तो बी का संगतिया एफ है, इसलिए एफ आप 2 नंबर में लिखे हो। अब बच गया एक, डी ई एफ में ई हो गया, एफ हो गया, बच गया डी। अब आप त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा, मतलब ए बी बटे ई एफ जहां होगा वो सही है ना। ए बी बटे ई एफ, देखिए क्या क्या होगा, ए बी बटे ई एफ होगा, बी सी बटे एफ डी होगा, चाहे डी एफ होगा, बात एक ही है। और ए सी, देखिए ए सी का संगतिया ई डी है, तो ए सी, देखिए ए सी बटे ई डी होगा, चाहे डी ई होगा, जो भी लिखना है। तो ए सी बटे ई डी यही जिसमें होगा वो सही है। अब जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन देखना है ए बी बटे डी, तो देखिए ए बी बटे डी इसमें नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, यही गलत लग रहा है। इसमें देखिए गलत हमको लग रहा है, हमको गलत ही देखना है। बी सी बटे डी एफ, देखिए बी सी बटे डी एफ दिया है, ए सी बटे डी, देखिए ए सी बटे डी दिया है, तो ये सही है, बी नंबर सही है। लेकिन आंसर में खोजना है गलत कौन है। सी में देखिए, सी में बी सी बटे डी एफ दिया है, देखिए है, ए बी बटे ई एफ है, सी भी सही है। डी देखिए ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे ई एफ, ए सी बटे डी दिया हुआ है, इसका मतलब गलत कौन है, ए वाला ही गलत है, इसलिए आंसर मेरा यही होगा, 94 का ए आंसर होगा। आप लोग तो ज्यामिति पढ़ते नहीं हो, लेकिन ज्यामिति बहुत मस्त विषय है, आप ध्यान दो थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दिया है कि यदि केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी, सबसे पहले तो एक वृत्त बनाइए, एक केंद्र बनाइए, ओ बनाइए, स्पर्श रेखा, देखो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा उस रेखा को कहते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो एक पी ए बना लो, एक पी बी बना लो, तो चाहे इसको मैं ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। बोला है कि पी बीच में पी है, ए पी बी, देखिए ए पी बी
आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये 100 डिग्री का कोण है। तो ये ध्यान रखना कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और ये जो दोनों कोण होता है ये 100 जो दिया है ये, और ये केंद्र पर का कोण दोनों मिला के 180 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा का झुकाव और ये दोनों मिला के 180, तो जब ये 100 दिया है तो ये 80 हो जाएगा। ये रट के रखना, ये आपको 80 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल, है ना। अब आपसे पूछा है ओ ए बी, ओ ए बी इस कोण को पूछा है ना। तो इसको मिला दीजिए। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 100 जब 80 दे दिया है तो ये और ये मिलके दोनों मिलके 100 होगा, और इसको 2 भाग में आप बांट दीजिएगा। अब कहिएगा क्यों बांटूं मैं, ये भी आपका कहना जायज है। तो देखो त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होता है, तो ये त्रिज्या है वृत्त का, त्रिज्या बराबर है मतलब त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। समान भुजाओं का समूह कोण बराबर होता है, तो दोनों मिला के 100 डिग्री है, इसलिए 50-50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है कोण ओ ए बी 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर 50 डिग्री डी में दिया है, 95 में डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर वही फंडा, देखिए यहां पर वृत्त का BOC वृत्त का व्यास है ना। तो यहां पर वृत्त में 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहां पर आपको अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री बनता है। ये केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, या ये परिधि वाला जो होता है ना केंद्र पर का आधा होता है। तो यहाँ पर 180 होता है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ का कोण 90 डिग्री है, और आपसे बोला है कि AB जो है AC के बराबर है। तो त्रिभुज में जब 2 भुजा बराबर है तो ये कोण भी आपको बराबर होगा। मतलब आपसे पूछा है कि ACB कितना डिग्री हुआ, तो देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, जिसमें अकेले ये अर्धवृत्त का कोण है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 है और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये 45-45 हो जाएगा। मतलब ACB आपका 45 डिग्री होगा। तो 96 में ए में आंसर दिया है 95, इसलिए 96 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। 96 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए दिया है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये वृत्त है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है ना, और ये त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेमी। देखिए त्रिज्या ये 5 सेमी दिया हुआ है, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए। फिगर मेरा सही नहीं है उतना, या ये एक बिंदु पर काटना चाहिए,
मैं किसी तरह जबरदस्ती एक बिंदु पर कटवा दिया हूं। तो देखो ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां से एक रेखा मैं खींच दूं तो देखिए एक रेखा खींच दो बढ़िया से, तो ये 60 है, ये मिला दिया तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसका लंबाई पूछा है, इसका और इसका दोनों बराबर होगा। तो आप एक त्रिभुज बना लो। त्रिभुज में देखो आप लोग को बताया गया है कि ये 90 के सामने वाला h होता है ना। तो आप लोग को 9 लेसन में पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में क्या दिया है, क्या निकालना है। तो देखो थीटा के सामने वाला को P बोलते हैं, है ना। 30 डिग्री के सामने वाले को P बोलते हैं, 90 के सामने वाले को H बोलते हैं। तो आपको ये निकालना है तो B निकालना है, P दिया हुआ है। तो P और B tan थीटा में होता है। तो आप यहां पर tan थीटा का सूत्र लगा लो। तो tan थीटा का सूत्र होता है P बाई B। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। P की जगह पर 5 सेमी है और B की जगह पर PA है, PA निकालना है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 5 सेमी बटे PA। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, PA बराबर 5√3 cm हो जाएगा। मतलब प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 होगा, जो 97 नंबर में आपको ए में दिया हुआ है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके होगा। याद रखिएगा एक ही वृत्तखंड के दो कोण बराबर होता है, ये रटने वाला चीज है। जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो एक ही वृत्तखंड में जैसे अर्धवृत्त है तो इसमें जितना कोण होगा अर्धवृत्त का, सब कोण आपस में क्या होगा, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। चाहे ये वृत्त का जैसे लघुखंड है तो इसमें जितना कोण बनेगा लघु वृत्तखंड में जो कोण होगा वो सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, जो बी में दिया हुआ है। इसका आंसर बी होगा। ये 9th क्लास में पढ़ना है, ये 10th में नहीं पढ़ना है। तो पूछा है तो पूछ सकता है। दूसरा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज, देखो परिगत मतलब वृत्त दिया है और उसके बाहर एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। देखिए तो वृत्त के परिगत चतुर्भुज PQR है, ये दिया हुआ है, थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा। तो पहले हम चतुर्भुज बना देते हैं। ये PQRS और वृत्त के परिगत है, मतलब वृत्त अंदर है, चतुर्भुज परि माने बाहर है। ये है, ये वृत्त के परिगत चतुर्भुज PQR है। PQ दिया है 6 cm, QR दिया है 7 cm, RS दिया है 4 cm और PS पूछा है। तो देखो ये याद रखना, वृत्त के परिगत चतुर्भुज होगा ना तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। मतलब PQ जोड़ RS बराबर PS जोड़ QR होगा, ये चीज ध्यान रखना है। PQ जोड़ RS बराबर PS जोड़ QR। तो PQ 6 है, RS 4 है, PS निकालना है, QR 7 है। जोड़ लो, 6 4 10, ये 10 लेशन पढ़िएगा ना, 10.2 में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। PS निकालना है
7 इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस 7 बराबर PS। 10 में से 7 गया, 3 cm आंसर हो जाएगा। PS बराबर 3 cm। कुछ नहीं है, आप जल्दी बना सकते हो। ये 6 4 10 हो रहा है, तो इधर का भी योग 10 होना चाहिए। तो 7 में कितना जोड़िएगा कि 10 होगा? ऑब्जेक्टिव है। ये परिगत चतुर्भुज जब होगा तो दोनों भुजा का योग इस दोनों भुजा के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो 6 4 10 है, तो 7 3 10 है। बी आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर बी होगा। चलिए, 99 का आंसर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिया है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के, देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला दो वृत्त, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहा है। दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? देखिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब इसका भी स्पर्श हो, इसका भी स्पर्श हो, है ना। स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है। तो देखिए, एक ये खींचा जाएगा, देखिए खींच दिया। देखो, दोनों वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप ऐसे खींच दोगे, एक ऐसे खींच दोगे और एक ऐसे खींच दोगे। इससे ज्यादा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींचाएगा। इसलिए बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगी, जो डी में दिया हुआ है। ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप खींच के आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन को घुमा भी देता है। ये स्पर्श रेखा जो खींचा गया है, देखिए हमारे पास सीधा सीधा नहीं खींच रहे हैं, आप लोग सीधा खींच सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए 3, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे तो 400 को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खिंचाएगा, 4 ठो। देखिए ऐसे 4 ठो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, जब स्पर्श नहीं करेगी तब। एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे। दो अलग अलग वृत्तों से 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, अंदर, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन पढ़िएगा ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो सकेंद्रीय वृत्तों से एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता है, जो ये एक दे दिया, ये झलक दिखाया आपसे। चलिए याद रखिएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा वृत्त रहेगा, सकेंद्रीय वृत्त रहेगा तो 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, अंदर स्पर्शी होगा तो 1 ठो, याद रखिएगा 1 ठो खिंचाएगा। प्रतिच्छेदी वृत्त होगी तो 2 ठो खिंचाएगा, है ना। एक है कि बाह्य स्पर्शी है तो 3 ठो हो गया, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। एक है अलग अलग वृत्त से 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, अलग अलग वृत्त से 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अलग अलग वृत्त रहेगा तो 4 ठो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए 1 2 3 4,
इसमें 4 आंसर हो गए। चलिए यही है क्वेश्चन। अब मैं इसको समाप्त कर दिया, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिया हूं। अब साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, ठीक है, मॉडल सेट का।